दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आपकी प्रिपरेशन कैसे चली हुई है? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चली हुई है। तो भाई देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कराया था एनवीएस जो 2016 में आपसे पूछे गए थे एसएसटी के क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। और आज जो ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ उसमें हम अगले 40 क्वेश्चन यानी कि आज 80 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने पहले भी जो है अपने चैनल पर 2019 में जो एसएसटी में क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे आपसे वो डाली हुई हैं वीडियोस। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियोस। तो भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो है जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है टाइमली आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो 41 क्वेश्चन को देखिए आप। क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसी रिक्त है। ठीक है, तो क्या है भाई, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 कि 1804 में नेपोलियन के उत्थान में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य परिस्थिति थी? तो आपको ये बताना है कि जो नेपोलियन का उत्थान हुआ था उसके लिए कौन सी परिस्थिति मुख्य थी। तो ये थी भाई आपकी राजनीतिक अस्थिरता। अच्छा, ये फ्रांसीसी क्रांति का जो टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति जरूर करके जाएं। जो 2019 है उसमें भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 में भी। आपको प्रीवियस ईयर इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आपको पता लगे कि मेनली क्वेश्चन किन टॉपिक से उठ के आते हैं। ठीक है, उन पे तो आपको फोकस करना ही करना है। और भाई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए भी प्रीवियस ईयर का फ़ायदा होता है। तो आगे भी मैं प्रीवियस ईयर डालती रहूँगी, तो ज़रूर चैनल 43 क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा जैकोबिन सरकार का पतन। ओके, 44 क्वेश्चन है आपका, वो आ जाएगा आपका कि यह एक नव उपनिवेशवाद का रूप है। सॉरी, मैं गलत बोल गई थी भाई, दोबारा से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। तो ये नहीं है कि यह नव उपनिवेशवाद का एक रूप है। 44 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी को भयावह सदी का नाम दिया है? तो ये दिया है आपके चर्चिल महोदय जी ने। ओके, फिर 45 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये कुछ घटनाएं दी गई हैं भाई। कराची अधिवेशन कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, सामुदायिक पुरस्कार कब हुआ था। तो ये आपको सीरीज वाइज लगाने हैं। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा आंसर की तरफ ले जाना चाहूँगी। तो ये यहाँ पर आपका जो आंसर सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 आएगा आपका यानी कि कराची अधिवेशन आएगा, फिर आपका सामुदायिक सरकार आएगा, फिर पूना पैक्ट आएगा और एंड में आपका क्या आएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। फिर है 46 कि निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार रिपीट होता है। तो खुदाई खिदमतगार के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, 45 क्वेश्चन को देखिए, 47 क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? ये भी आपके चर्चिल महोदय जी ने किया था। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब घटित हुई थी? ओके, तो इंग्लैंड में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति घटित हुई थी वो हुई थी 1780 से 1850 के टाइम में। तो ये औद्योगिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी आपको गिवन किया हुआ है। मैंने सिलेबस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो जिन्होंने एनवीएस के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है वो भी मेरे चैनल पर जाकर एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसने महामंदी के कुप्रभाव का अनुभव नहीं किया था। तो भाई महामंदी का जो कुप्रभाव हुआ था वो फ्रांस ने अनुभव नहीं किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। 50 क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें
काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सीरीज वाइज लगाना है ये टाइमली। तो गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, कराची, मतलब ये आपको ये बताने कि पहले कौन सा हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट आपका है गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ था आपका कराची अधिवेशन, फिर हुआ था आपका पूना समझौता और एंड में था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, 51 क्वेश्चन को देखिए कि जन सांख्यिकीय संक्रमण। तो देखिए भाई, मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैंने अपने जो है चैनल पर डाली है, तो एक बार वो भी आप ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि मैंने आपको कई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी करा दिए हैं। आप एक बार जरूर विजिट करें, चैनल पर जरूर देख लें। तो 51 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जन सांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल और उसकी विशेषताओं वाले 2 कॉलमों में जो सही मिलान दिया गया है वो आपको करना है। तो भाई ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको इसका सिर्फ जो राइट आंसर है मैं आपको वही बता दे रही हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, फिर है 52 क्वेश्चन कि भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ओके, पहली। फिर है 53 क्वेश्चन कि जनसंख्या की वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। आपको ये बताना है कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मुख्य कारण हो जाता है भाई जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में जो अंतर होता है वही होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से पूछा गया जियो से। फिर है कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताना। तो ये है भाई आपका कच्चे माल की आवश्यकता। क्या है आपका कच्चे माल की आवश्यकता, इनकी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 55 क्वेश्चन है कि भारत में आजकल सर्वाधिक सूती कपड़ा मिलें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, आपको ये बताना है। तो ये आती हैं भाई आपके 55 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। 56 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल बोया गया क्षेत्र उसके कुल क्षेत्र के 10% से कम होता है। ठीक है, 56 का जो ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। फिर है 57 क्वेश्चन को देखिए आप कि चंबल के खड्ड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये अच्छे उदाहरण हैं आपके अवनालिका अपर्दन के। ओके, फिर है 58 क्वेश्चन की प्रति मिली मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन सी अंश और हर दोनों एक ही इकाई इसमें माने जाते हैं। फिर 59 क्वेश्चन है कि अफ्रीका के जो उत्तर पश्चिमी में निम्नलिखित में से कौन सी धारा बहती है। तो एक बार धाराओं को भी आप देख लीजिए, ये जियो से पूछी गई आपकी जो धाराएं होती है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आ जाएगा कनारी धारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है 60 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है नेशनल पार्क भी करके जाएं आप, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन डी कारबोट। ठीक है, कारबोट जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। फिर 61 क्वेश्चन है कि भार और यात्री सेवाओं के लिए निम्नलिखित परिवहन के साधनों में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है जो पाइपलाइन है वे इनमें से अलग है। फिर 60 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। भाई ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराए हैं ये आपके पूछे गए जियो से। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर 62 का जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये आ जाएगा आपका अभ्रक। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा भाई आपका अभ्रक, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर 63 मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। आपको ये बताना कि जो मिर्जा गालिब जी थे वो किसके समय में थे। तो यहाँ पर 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय के टाइम में ये थे। 64 है कि 1925 में जो कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है कानपुर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो बताना है कि कौन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सरोजिनी नायडू जी थी उस टाइम पे। ठीक है, कानपुर में। फिर है 65 कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है। ये लेखक भी आपसे पूछ लेते हैं। तो अल बरूनी जी जो थे वो किताब उल हिंद के लेखक थे। फिर 66 क्वेश्चन में आपको सूची 1 और सूची
2 दी गई हैं, ये आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर राइट, वो आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन बी। ओके, मिला लेना ये। फिर है 67, ये वायुमंडल की परतें जो है 5 लेयर्स जो है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है जियो से कि वायुमंडल की जो ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको पृथ्वी की वो किन किरणों से बचाती है, गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या पराबैंगनी किरणों से। तो भाई ये पराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर पृथ्वी को बचाती है, ठीक है। फिर है 68 क्वेश्चन की विश्व की प्रजाति और उनके निवास स्थल की जो जोड़ी प्रस्तुत है उनमें से गलत जोड़ा आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं तो प्रजातियाँ और उनके निवास स्थल, तो उनमें से गलत जोड़ा बताना कि कौन सा निवास स्थल किस प्रजाति का नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वो आ जाएगा कि जो सकाई है वो साइबेरिया प्रजाति से है, ठीक है। फिर 69 क्वेश्चन है कि ग्रामीण अधिवासों में से किस प्रकार की व्यवसायों की प्रधानता रही है। तो 69 का ए ऑप्शन प्राथमिक, ठीक है, ठीक हो जाएगा। मलेशिया किसके लिए फेमस है भाई, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा कि रबड़ की बागाती कृषि के लिए। ओके, फिर जो है 71 क्वेश्चन को देखिए कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। जो नाबार्ड है वो किसको ऋण प्रदान करता है, कृषि क्रियाओं और ग्रामीण विकास के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 72 है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, पॉलिटी से पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। तो भाई ये करता है आपका राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 73 क्वेश्चन है कि सूखे को छोड़कर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय निम्नलिखित मंत्रालयों में कौन सा एक नोडल मंत्रालय करता है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर ऑप्शन जो बी है गृह मंत्रालय आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर 74 है कि निम्नलिखित में से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारक की पहचान कीजिए। तो ये भी जियो से पूछा गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कि भूमि उपयोग प्रतिरूप, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा आपका। ये आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन, 8th या 7th क्लास के एनसीईआरटी से, ठीक है, जियो से। तो 75 क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को ज्ञात कीजिए। तो 75 का जो ऑप्शन डी है ये आ जाएगा, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, यानी कि मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, फिर फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना और मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदगी एवं निपटान का काम करना। ये आपके ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। फिर 76 है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा गया है। ओके, 76 का आ जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अपरदन। अपरदन क्या है भाई, मानव निर्मित आपदा है ये। फिर 77 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको ऋण की शर्तों में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट की बचत, ठीक है, सेविंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 78 है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण की गतिविधियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि तो ये सदस्यों के द्वारा, जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। 79 है कि योजनाओं, निम्नलिखित योजनाओं में से किसकी कौन सी निर्धनों में सबसे निर्धन से संबंधित है। तो 79 का जो ऑप्शन ए है अंत्योदय अन्न योजना, ये 9th क्लास की जियो या इकोनॉमिक्स से पूछा गया है क्वेश्चन आपका। तो एनसीईआरटी में बार बार बोल रही हूँ कि भाई लूसेंट और एनसीईआरटी आप स्किप नहीं करें, उनको जरूर पढ़ के जाए। बहुत से क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे एनवीएस के अंदर। ओके, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन कि ऋण लेते समय जो कर्जदार होता है वो निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देता है। तो भाई वो ध्यान देता है निम्न ब्याज की दर पर। ओके, तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एनवीएस 2016 में जो एसएसटी से पूछे गए थे क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस किए। पहले पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज जो है 2 पार्ट मैंने अपलोड करने जा रही हूँ, उसमें आपसे लास्ट के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो भाई ये पेपर आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ठीक है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आपकी यूज़फुल जो वीडियोज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ है आपको टाइम में